नेक्स्ट टाइम ग्लूटामेट जो है वो एलिस्टेरिक एक्टिवेटेड फॉर कार्बामाइन फॉस्फेट 1। तो बेसिकली इन दोनों को एक ही उससे रिवार्ड किया जाता है और ये अर्ली बर्थ में ऑनसेट होता है, लाइक फॉरन वाजे होते थे बर्थ के बाद। ठीक है। हाँ जी, और ये सिवियर हाइपर अमोनीमिया होता है इसमें और बेसिकली हाँ। और बेसाइड में यूरिया साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका जो काम होता है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, क्योंकि अगर अमोनिया ज्यादा होती जाएगा तो वो हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। और ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है यूरिया साइकिल का। सीपीए की डेफिशिएंसी से हमें बहुत सी चीजें होती हैं, लाइक इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इसकी वजह से। और इसमें बेसिकली ब्रेन को ज़्यादा अमोनिया तो डेड ब्रेन वेरिएबल को नाम से क्रॉस कर देती है, तो जब जाके वो टीसी साइकिल होती है उसको डिस्टर्ब करती है, उसका अल्फा कीटोन से वो ब्लड में फिर वो हाँ, अच्छा ये कि अगर CPS1 की डेफिशिएंसी है या NACetylglutamate की, अगर डिफरेंशिएट करने की दोनों रेसिपीज की डेफिशिएंसी है तो हम NACetylglutamate की सप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर CPS1 की डेफिशिएंसी हुई तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर हुई तो वो उसके साथ और बेसिकली ये है कि जो एसिटाइलग्लूटामेट है यूरिया साइकिल का एंजाइम नहीं है, बट इसका जो काम होता है वो CPS1 ही उसको एक्टिवेट करना होता है। इसका काम मेनली इसका ये काम है। वो भी नहीं होगा तो CPS एक्टिवेट नहीं होगा, फिर आगे साइकिल नहीं चलेगा। ज्यादा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मेन का रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो CPS1 होता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और ATP को N-acetyl-glutamate से एक्टिवेट होकर CPS1 कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है। और दूसरे रिएक्शन पे यानी बिकॉज हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और बाकी रिएक्शन साइटोसोल में होते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलता है, OTC की प्रेजेंस में सिट्रोलिन बनाता है। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर तो हमारे पास CPS1 है और OTC नहीं है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट तो बनेगा, लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट वापस से सिट्रोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्बोमाइल फॉस्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो यूरिया में हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगा और उसकी वजह से हमारे पास हाइपर अमोनीमिया हो सकता है। और हाइपर अमोनीमिया जब हमारे पास होता है तो उसकी वजह से हमारे पास ब्रेन को काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है अमोनिया की वजह से, और हमारे पास कन्फ्यूजन होती है, मुख्तलिफ किस्म की कॉजेज होते हैं। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अगर जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे पास पायरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे में जाने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओरोटिक एसिड जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनने लग जाएगा। खतीजा और सोम का तो मुझे पता है। अच्छा मैम खतीजा के क्या कह रही हैं, ये जो क्या नहीं बन रहा है इधर? कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है हमारे पास इसकी कंसर्न ये हमारे पास नहीं बनेगा, इसकी वजह से मैम आप हो इसकी वजह से जो है अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होगी और कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको अभी हम ट्रांसफर करेंगे पायरिमिडीन सिंथेसिस में। अच्छा एक मिनट, मैंने उन मैम से पूछना है, इन मैम का क्या नाम है? मैम एमन, ये क्यों जा रहा है उधर? मैम एमन, ये ऑलरेडी किसी यूरिया क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिकॉज मैम हमारे पास OTC की डेफिशिएंसी है ना, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो इस वजह से वो पायरिमिडीन फाजर में जा रहा है। क्योंकि उधर भी सिंथेसाइज होना होगा। ठीक है, शाबाश, इनके लिए भी क्लैपिंग करें।
अब 1 मैन आर्मी आ जाओ। Understand aortic aciduria and hyperammonemia, we firstly need to look at this step of the urea cycle, which is carbonyl phosphate. Plus ornithine, which gives us alloxy. And the enzyme that catalyzes this reaction is OTC, right? It's ornithine transcarbamylase. And in deficiency of OTC, citrulline cannot be made, which leads to an excess of carbonyl phosphate levels in the blood. Carbonyl phosphate then leaks into the cytoplasm where it enters the pyrimidine synthesis pathway and it is converted into orotic acid. Now, orotic acid then enters the bloodstream and then goes to the kidneys, passes through the function and everything, and then it ends up in the urine, which leads to orotic aciduria, which is basically an increased level of orotic acid. And hyperammonemia, how does that play a part in this? Is that when we have a deficiency of OTC, the urea cycle stops because this step cannot be, it cannot take place, right? So the urea cycle stops and ammonia cannot be converted into urea anymore, so that leads to increased levels of ammonia in the blood. Sir, I have a question. जी, yes. Yeah. How would you differentiate? There is hyperammonemia in CPS1 deficiency and there is hyperammonemia in OTC deficiency. How can we differentiate between these clinically? Well, in this step, you see, there's increased level of orotic acid. Well, in the left findings, you'll find increased levels of orotic acid in this step. So that's only specific to this method. So there is orotic aciduria in OTC deficiency. If there is no orotic aciduria in CPS. Yes. Double. माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ CPS1 हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा और साथ उसमें हमारे पास एक ATP भी ऐड होगा इसमें। उसके बाद हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सिट्रुलिन है वो हमारे पास साइटोसोल में आ जाएगा। जब साइटोसोल में आएगा तो आगे हमारे पास वो आर्जिनिन रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसिनेट। आर्जिनोसिनेट ये आर्जिनिन बनाएगा, फिर आर्जिनिन जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा आगे ऑर्निथीन। आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा और फ्यूमरेट जो हमारे पास है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा साइटोसोल में। और फिर हमारे पास जो आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट आगे जाके हमारे पास बना देंगे यूरिया और यूरिया के साथ हमारे पास बन जाएगा सिट्रुलिन। सिट्रुलिन हमारे पास दोबारा साइटोसोल में चला जाएगा ऑर्निथीन जाएगा हमारे पास साइटोसोल में और वहाँ पर वो उसके साथ सिट्रुलिन के साथ मिलकर हमारे पास दोबारा वो रिसाइकल करेगा आर्जिनिन सिट्रुलिन। सर हैदर, एक क्वेश्चन है। ये सरकटा आर्जिनिन जो है वो कौन होता है? सरकटा आर्जिनिन। ऑर्जिनोसिनेट सिंथेटाइज की है। नॉर्मली ऐसा होता है कि यूरिया साइकिल के अंदर सिट्रुलिन और अस्पार्टेट को जो कंबाइन करके ऑर्जिनोसिनेट में इसमें कन्वर्ट करना होता है, लेकिन जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो ये नहीं कन्वर्ट करता। तो इस वजह से सिट्रुलिन जो होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और यूरिया साइकिल ब्लॉक हो जाता है तो अमोनिया जो है वो कम्युलेट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो यूरिया साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही और इससे सिट्रुलिन का कॉज है। अच्छा, इसमें आप दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? आर्जिनिन सिंथेटाइज की डेफिशिएंसी है या लाइगेज की?
अमोनियम एक्यूमुलेट हो रहा है तो आर्जिनोस सक्सिनेट सिंथेटेज पीक करेगा, और अगर हमारे पास आर्जिनोस सक्सिनेट एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर ये साइकिल बन गया। शाबाश। हमारे जो दूसरा एंजाइम दूसरा यूरिक साइकिल का एंजाइम है वो है आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइट। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो यूरिक साइकिल का डिसऑर्डर होगा। ये कौन सी रिएक्शन को करता है, कैटालाइज आर्जिनिनो सक्सिनेट को कन्वर्ट कराता है आर्जिनिन में और फ्यूमेरिक में। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये कन्वर्जन नहीं होगी, सो इस वजह से क्या होगा कि आर्जिनिनो सक्सिनेट अकोमोडेट हो जाएगी। जब अकोमोडेट होगी तो यूरिक साइकिल प्रॉपर्ली नहीं चलेगा, तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और लेकर अमोनिया में न्यूरोसिस हो जाएगी। मतलब बेसिकली इन्होंने आपको क्या बताया है कि अगर आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी है तो सिट्रुलिन मार्केटली एलिवेटेड है। मैम लाइबा मार्केटली एलिवेटेड है ना? मैम मार्केटली एलिवेटेड है ना? मीन्स के वो उसकी जो वैल्यू है वो 1000 तक आपको मिल रही होगी, लेकिन अगर लाइएज की डेफिशिएंसी है तो सिट्रुलिन 200 तक होगा, वो भी एलिवेटेड है लेकिन मॉडरेट। ठीक है, इस बेस पे आप जैसे उधर आप ओरोटिक एसिड यूरिया की बेस पे दोनों एंजाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हो, इन दोनों को सिट्रुलिन की बेस पे कर रहे हो। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं। About the effects of hyperammonemia on the brain, right? So we know that ammonia is basically a neurotoxic molecule. So क्या होता है कि when ammonia increases in our blood or basically in our brain, so obviously there's a lot of toxicity in our brain, and our brain tries to detoxify it by reacting glutamate with ammonia, right? So when glutamate will react with ammonia, it's gonna make glutamate. ठीक है? तो जब glutamine बनता है तो glutamine is basically like an osmolar, and osmolars क्या करते हैं कि they will draw in water, and so they're gonna draw in all the water from the brain, and जो brain cells होते हैं which are often known as the astrocytes, they're gonna start swelling up, and that's basically known as cerebral edema, where when our brain cells are swollen up, and yes. And there's another part of it. क्या होता है कि when our brain is using the glutamate, तो there's TCA cycle, right? तो TCA cycle इसके साथ slow down हो जाता है, inhibit हो जाता है, because क्या होता है कि जब glutamate decrease कर रहे होते हैं brain में, तो then our brain will try to, you know, our brain will try to make more glutamate through alpha-ketoglutarate, तो वो TCA cycle से basically दे देता है, and वो उसके साथ फिर TCA cycle में वो slow down, right? एक्सीलेंट। अब आगे से आप कंटिन्यू करो। चलेगा। Yes. For the second effect, it's the neurotransmitter imbalance. Hyperammonemia के अंदर excess ammonia जब disrupt करता है normal balance को between the excitatory and the inhibitory neurotransmitters, उसके लिए ये होता है कि ग्लूटामेट जो है वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एस्ट्रोसाइट्स के लिए जब अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिलकर कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट के अंदर, तो ग्लूटामेट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है, फिर वो कंटिन्यूसली ग्लूटामेट के अंदर बन रहा होता है, तो डिक्रीज ग्लूटामेट की वजह से हमारे ब्रेन ग्लूटामेट लेवल्स डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस एक्साइटेटरी सिग्नलिंग होती है और न्यूरॉन्स को वो कम एक्टिव करते हैं। For the second part, it is the increase. अब आप बताओ सेकंड पार्ट। So for the second part, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे GABA inhibition जो है वो इंक्रीज हो जाती है। So GABA, as we have discussed, is the brain's main inhibitory neurotransmitter. So जब hyperammonemia होती है तो the effect of GABA जो है वो obviously increase होता जाता है क्योंकि glutamate की वैल्यू कम है। एक्सीलेंट। आपकी अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है, उधर क्या कर रही है, तो टीसीए साइकिल चल रहे हैं आपके ब्रेन में। टीसीए साइकिल कैसे चल रहा है? एक तरफ से वेलोसिटी आ रहा है, ऊपर से एसिटाइल आ रहा है, क्या बन रहा है? सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, आपका दो टिप पे अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर आगे सिट्राइल हुआ है, सिट्राइल मैलेट ऑक्टेरस। ठीक है ना? तो जो है वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन हिपैटिक कॉम्पाउंड में तो बंदे बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ग्लूटामेट पर रुके रहेगी ना, उसके ऊपर और अमोनिया आ गया, अमोनिया का सैलाब आ रहा है, तो वो ग्लूटामीन बनता जाएगा। तो ग्लूटामेट डिप्लीट हो गया, मीन्स आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो गया। फिर जो है गैबा जो है GABA, ठीक है, ये भी सिंथेसाइज होगा इसी से ग्लूटामेट से, वो इनहिबिटरी है। तो मतलब एक तो एक्साइटेटरी डिप्लीट हो गया, इनहिबिटरी इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर ग्लूटामिन दो काम करती है, ऑस्मोटिकली एडिमा करेगी प्लस माइटोकॉन्ड्रियल कोर्स करेगी, उससे जो है साइटोक्रोम C वगैरह आ जाएगा हेलीकॉप्टर से, तो ठीक है। और ये आए हैं वासिक जो है वो कॉजेज बताएंगे, एक ट्रीटमेंट बता दूँ? नहीं, वो एडमर बताएगा, एडमर सबसे ज्यादा बताएगा। ठीक है। चलो सही। अच्छा, हाइपर एमोनीमिया जब अमोनिया के लेवल्स रेज हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? जब 1000 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हाइपर एमोनीमिया हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। इसके दो डिवीजन हैं, एक एक्वायर्ड और एक कंजेनिटल। जो एक्वायर्ड होता है उसमें आपका लिवर डैमेज हो जाता है, सिरहोसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। आपकी जो लिवर की एबिलिटी होती है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की, वो डिफेक्टिव हो जाती है, तो यूरिया नहीं बनता सही। अब कंजेनिटल जो है उसमें जो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स हैं वो नहीं बनते, उसमें डिफेक्ट होता है। इसके अलावा जो तीसरा इसी का एक है कंजेनिटल का कि OTC की डेफिशिएंसी होती है, वो मुझे सबने बताई थी। OTC ऑर्थोनिन ट्रांस कार्बामाइलेज, जिसमें कार्बामाइल फॉस्फेट से आगे सिट्रुलिन नहीं बनता। ट्रीटमेंट बता दें? अच्छा ठीक है। ट्रीटमेंट में ड्रग्स दे सकते हैं और डाइट भी हैंडल कर सकते हैं। ड्रग एक है फिनाइल ब्यूटेरेट, और जब आप लेते हैं तो फिनाइल ब्यूटेरेट आपकी बॉडी में फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन के साथ अटैच होता है और फिनाइल एसीटाइल ग्लूटामीन बन जाता है, और ये फिर इजीली किडनी से सीड हो जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया के लेवल्स कम हो जाते हैं। जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप बैठो और अपनी बात करें। अच्छा, तो आपकी मर्जी है, अगर लिखना ड्रग्स में चाहते हमारी एक ड्रग है सोडियम बेंजोएट, हम ओरली भी ले सकते हैं, IV भी ले सकते हैं। तो हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड है, उसका नाम ग्लाइसिन है, एंड उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो हमारी जो सोडियम बेंजोएट है वो ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके हेपेरेट बनाता है थ्रू द एंजाइम ग्लाइसिन एसिटाइलट्रांसफेरेज। तो जो ग्लाइसिन है उसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब उसे बॉडी में ड्रॉप हो जाएंगे तो अमोनिया हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया नीड्स नाइट्रोजन। तो एक हमारी ट्रीटमेंट है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा सर, आपका नाम? हमजा। तो ट्रीटमेंट जो है वो दो जो और ट्रीटमेंट्स हैं वो एक है कि लो प्रोटीन इनटेक, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होती है जो अमोनिया इंक्रीज करता है बॉडी में, और बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना होता प्रोटीन को, क्योंकि वो टिश्यू रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी मतलब इनटेक कम करनी होती है। और इधर ही खड़े रहो। दूसरा होता है अवॉइड फास्टिंग, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा देर के लिए कुछ खाते नहीं हैं हम, तो बॉडी जो है वो मसल प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करती है, और जिसकी वजह से दोबारा अमोनिया इंक्रीज हो जाता है। तो थोड़े थोड़े रेगुलर मील्स लेने होते हैं, और अगर बंदा बीमार है और कुछ खा नहीं सकता तो वो ग्लूकोज ले सकता है ताकि प्रोटीन कम रहे। आपका नाम है? एडमर आ गया। डॉक्टर फिर ऐसे पेशेंट्स को हम क्या डाइट में क्या कहते हैं, क्या लेना चाहिए? भी नहीं, हमारी तो डाइट का मैक्सिमम क्या खाने में क्या नाम लो, मुझे बताओ क्या इसको क्या प्रिस्क्राइब करोगे, क्या खाओ? एक पेशेंट आ गया, रैप अप कर लेते हैं। और फिर आप कौन हो? रहमान। अच्छा रहमान, अभी हम जल्दी से रैप अप करते हैं और आपने उसको दोबारा बताना है, ठीक है? देखें, हम बात कर रहे हैं हाइपरएमोनीमिया के ट्रीटमेंट की। उसमें हमने कहा है वरना आपकी वजह से इस पूरे ग्रुप के ऑरा पॉइंट्स काम हो जाएंगे। ये इन्होंने सबसे अच्छा अभी तक बताया, ठीक है? तो अगर आपने नहीं उसको बताया दोबारा तो फिर आप सब क्या करोगे? इसको मारो। अच्छा देखो रहमान, सुनो कि हम उसको एक तो फिनाइल जो है ना वो ब्यूटाइरेट देते हैं, वो फिनाइल एसीटेट बन जाता है। अच्छा, हमें मुसीबत क्या पड़ी है? अमोनिया। अमोनिया आपको बताए कि क्या करती है? ग्लूटामीन बन के फिर सकती है ना,
ठीक है ना, उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है ना, ग्लूटामिन बन के फिरती है। तो अगर हम ग्लूटामिन को निकाल दें तो हमारी दो नाइट्रोजन से जान छूट जाएगी ना, तो हम उसको फिनाइल ब्यूटारेट देते हैं, वो फिनाइल एसिटेट बनता है, फिर फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन बन के एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी से। यूरिया ने भी एक्सक्रीट आउट होना था तो उसने दो नाइट्रोजन ही लेके जाने थे ना, तुझे ग्लूटामिन दो नाइट्रोजन लगी है, मतलब हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब रहमान हम मुझे बता देंगे ये बात, आप बैठ के बताओगे। ठीक है, इस बेस पे आप जैसे उधर आप ओरोटिक एसिड यूरिया की बेस पे दोनों एंजाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हो, इन दोनों को सिट्रुलिन की बेस पे कर रहे हो। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं। Okay, so basically we're going to tell you about the effects of hyperammonemia on the brain, right? So we know that ammonia is basically a neurotoxic molecule. So क्या होता है कि when ammonia increases in our blood or basically in our brain, so obviously there's a lot of toxicity in our brain, and our brain tries to detoxify it by reacting glutamate with ammonia, right? So when glutamate will react with ammonia, it's gonna make glutamine. ठीक है? तो जब glutamine बनता है तो glutamine is basically like an osmolyte. And osmolytes क्या करते हैं कि they will draw in water, and so they're going to draw in all the water from the brain, and जो brain cells होते हैं which are also known as the astrocytes, they're going to start swelling up, and that's basically known as cerebral edema, when our brain cells have swollen up, and yes. And there's another part of it, क्या होता है कि when our brain is using the glutamate, तो there's TCA cycle, right? तो TCA cycle इसके साथ स्लो डाउन हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, बिकॉज क्या होता है कि जब ग्लूटामेट डिक्रीज कर रहे होते हैं ब्रेन में, तो then our brain will try to try to make more glutamate through alpha ketoglutarate, तो वो TCA cycle से basically ले लेता है, and वो इसके साथ फिर TCA cycle में वो स्लो डाउन हो जाता है। एक्सीलेंट, अब आगे से आप कंटिन्यू करो, उधर ही चलेगा। For the second effect, it's the neurotransmitter imbalance. Hyperammonemia के अंदर excess ammonia जब disrupt करता है normal balance को between the excitatory and the inhibitory neurotransmitters, उसके लिए ये होता है कि glutamate जो है वो एक excitatory neurotransmitter है, तो astrocytes के लिए जब ammonia glutamate के साथ मिलके convert होता है glutamate के अंदर, तो glutamate continuously decrease हो रहा होता है, फिर वो कंटिन्यूसली ग्लूटामिन के अंदर बन रहा होता है, तो डिक्रीज ग्लूटामिन की वजह से हमारे ब्रेन ग्लूटामिन लेवल्स डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस एक्साइटेटरी सिग्नलिंग होती है और न्यूरॉन्स को वो कम एक्टिव करता है। फॉर द सेकंड पार्ट इट इज द इंक्रीज। आप बताओ सेकंड पार्ट। सो फिर सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे GABA इनहिबिशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो GABA एज वी हैव डिस्कस्ड इज द ब्रेन्स मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो जब हाइपरएमिनेमिया होती है तो द इफेक्ट ऑफ GABA जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होता जाता है क्योंकि ग्लूटामेट की वैल्यू कम है। एक्सीलेंट, देखा इन लोगों ने आपको क्या बताया, कि आपकी अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है, उधर क्या कर रही है, फिर वो TCA साइकिल चल रहे हैं आपके ब्रेन में। TCA साइकिल कैसे चल रहा है, एक तरफ से वेलोसिटेट आ रहा है, ऊपर से एसिटाइल कोए आ रहा है, क्या बन रहा है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, आपका जोर किस पे, अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर आगे सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलेट। ठीक है ना, तो ये अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटारेट का क्या बना देगी, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जो है वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन हिपैटिक कॉम्बैन में तो बंदे बिल्कुल शट डाउन हुए होते हैं ना, ऑफ हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूटामेट पर रुके रहेगी ना, उसके ऊपर और अमोनिया आ गया, अमोनिया का सैलाब आ रहा है, तो वो ग्लूटामीन बनता जाएगा, तो ग्लूटामेट डिप्लीट हो गया, मीन्स आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो गया। फिर जो है GABA जो है GABA, ठीक है, ये भी सिंथेसाइज होगा इसी से ग्लूटामेट से, वो इनहिबिटरी है, तो मतलब एक तो एक्साइटेटरी डिप्लीट हो गया, इनहिबिटरी इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर ग्लूटामिन दो काम करती है, ऑस्मोटिकली एडिमा करेगी प्लस
माइटोकॉन्ड्रियल कोर्स करेगी, उससे जो है साइटोक्रोम सी बाहर आ जाएगा हेलीकॉप्टर से, ठीक है। अब ये आए हैं, कौन सा ग्रुप आया है? इश्तियारी। 2 इश्तियारी तो पीछे बैठे सारे हैं ना। आप सब एक एक ट्रीटमेंट बताओगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वासिफ जो है वो कॉजेज बताएंगे, एक ट्रीटमेंट बता दूँ। नहीं, वो अहमद बताएगा, अहमद सबसे ज्यादा बताएगा। ठीक है। चलिए सही। अच्छा, हाइपर एमोनीमिया, जब अमोनिया के लेवल्स रेज हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? जब 1000 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हाइपर एमोनीमिया हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। इसके 2 डिवीजन हैं, एक एक्वायर्ड और एक कंजेनिटल। जो एक्वायर्ड होता है उसमें आपका लिवर डैमेज हो जाता है, सिरहोसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। आपकी जो लिवर की एबिलिटी होती है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की, वो डिफेक्टिव हो जाती है, तो यूरिया नहीं बनता सही। अब कंजेनिटल जो है उसमें जो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स हैं वो नहीं बनते, उसमें डिफेक्ट होता है। इसके अलावा जो तीसरा इसी का एक है कंजेनिटल का कि OTC की डेफिशिएंसी होती है, वो मुझे सबने बताई थी। OTC ऑर्थोनिन ट्रांस कार्बामाइलेज, जिसमें कार्बामाइल फॉस्फेट से आगे सिट्रुलिन नहीं बनता। ट्रीटमेंट बता दें? अच्छा ठीक है। ट्रीटमेंट में ड्रग्स दे सकते हैं और डाइट भी हैंडल कर सकते हैं। ड्रग एक है फिनाइल ब्यूटेरेट, और जब आप लेते हैं तो फिनाइल ब्यूटेरेट आपकी बॉडी में फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन के साथ अटैच होता है और फिनाइल एसीटाइल ग्लूटामीन बन जाता है, और ये फिर इजीली किडनी से सीड हो जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया के लेवल्स कम हो जाते हैं। जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप बैठो और अपनी बात करें। अच्छा, तो आपकी मर्जी है, अगर लिखना ड्रग्स में चाहते हमारी एक ड्रग है सोडियम बेंजोएट, हम ओरली भी ले सकते हैं, IV भी ले सकते हैं। तो हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड है, उसका नाम ग्लाइसिन है, एंड उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो हमारी जो सोडियम बेंजोएट है वो ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके हेपोरेट बनाता है थ्रू द एंजाइम ग्लाइसिन एसिटाइलट्रांसफेरेज। तो जो ग्लाइसिन है उसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब उसे बॉडी में ड्रॉप हो जाएंगे तो अमोनिया हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया नीड्स नाइट्रोजन। तो एक हमारा ये ट्रीटमेंट है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा सर, आपका नाम? हमजा। आपका? तो ट्रीटमेंट जो है वो 2 जो और ट्रीटमेंट्स हैं, वो एक है कि लो प्रोटीन इनटेक, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होती है, जो अमोनिया इंक्रीज करता है बॉडी में। और बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना होता प्रोटीन को, क्योंकि वो टिश्यू रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी मतलब इनटेक कम करनी होती है। और इधर ही खड़े रहो। दूसरा होता है अवॉइड फास्टिंग, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा देर के लिए कुछ खाते नहीं हैं हम, तो बॉडी जो है वो मसल प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करती है, और जिसकी वजह से दोबारा अमोनिया इंक्रीज हो जाता है। तो थोड़े थोड़े रेगुलर मील्स लेने होते हैं, और अगर बंदा बीमार है और कुछ खा नहीं सकता तो वो ग्लूकोज ले सकता है, ताकि प्रोटीन कम हो जाए। आपका नाम है? अहमद आ गया। डॉक्टर फिर ऐसे पेशेंट्स को हम क्या डाइट में क्या कहते हैं, क्या लेना चाहिए? प्रोटीन भी नहीं, हिमालयन डाइट का मैक्सिमम। हाँ, क्या खाने में क्या नाम लो, मुझे बताओ क्या मरीज को क्या प्रिस्क्राइब करोगे, क्या खाओ? एक पेशेंट आ गया, क्या उसमें प्रोटीन होती है? गोश्त तो प्रोटीन हुआ ना, क्या वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स और क्या खिचड़ी उसमें प्रोटीन नहीं होती। मटन में तो प्रोटीन होता है। हाँ, तो ये पूछ रहे ना, फिर क्या मतलब दिमाग कहाँ जा रहा है कि क्या देंगे ऐसे मरीजों को? तो पेशेंट देखा है कभी नेफ्रोटिक या नेफ्रेटिक सिंड्रोम का? दलिया दे सकते हैं। क्या वो पूरी जिंदगी दलिया खाता रहेगा? ये जब तक वो उसमें जब तक नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलती है ना। क्या वो दलिया खाता रहेगा? ऐसे तो बॉडी की नीड ही नहीं पूरी होती ना। ये आप चारों ने मुझे बताना। बीन्स खा सकते हैं? अपना ट्रीटमेंट बताओ। क्या मैम? बीन्स खा सकते हैं? दाने खा सकते हैं? नहीं खा सकते। बीन्स कैसे खा सकते नहीं खा सकते। अच्छा, ये जो आखिर में आए हैं मेहमान हमारे, मैंने क्लास उधर लिया है, मैं
आप अच्छा आप इलम की क्लास में आए हैं फिर। अच्छा चलिए आप बता दें थोड़ा अटेंडेंस नहीं लग सकती होगी। लैक्टिलोज के बारे में कुछ रोशनी डालें। लैक्टिलोज भी देते हैं ना ट्रीटमेंट के लिए। सर आपसे मैंने ये पूछना है। मैंने प्रेजेंटेशन की लेकिन इधर तो आपकी अटेंडेंस इसी पे लगेगी। जो वहाँ प्रेजेंट किया यहाँ प्रेजेंट किया, वहाँ क्या प्रेजेंट किया? वो जा सकते क्या तो अपना दिमाग नहीं यूज किया, सिर्फ फोन देखा है। वो CPS1 और CPS2 क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, CPS1 और CPS2 साइटोसोल। सर ये पढ़ा है कोई क्लास में? मैंने कहा कि आप बस सिर्फ ये बताएं। अच्छा चलिए अब ना हम रैप अप कर लेते हैं। और फिर आप कौन हो? रहमान। अच्छा रहमान, अभी हम जल्दी से रैप अप करते हैं और आपने उसको दोबारा बताना है, ठीक है? देखें हम बात कर रहे हैं हाइपरएमोनीमिया के ट्रीटमेंट की। उसमें हमने कहा है वरना आपकी वजह से इस पूरे ग्रुप के और पॉइंट्स काम हो जाएंगे। ये इन्होंने सबसे अच्छा अभी तक बताया, ठीक है? तो अगर आपने नहीं उसको बताया दोबारा तो फिर आप सब क्या करोगे? इसको मानो। अच्छा देखो रहमान सुनो कि हम उसको एक तो फिनाइल जो है ना वो ब्यूटाइरेट देते हैं, वो फिनाइल एसीटेट बन जाता है। अच्छा हमें मुसीबत क्या पड़ी है? अमोनिया। अमोनिया आपको पता है कि क्या करती है? ग्लूटामिन बन के फिर सकती है ना, ठीक है ना? उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है ना, ग्लूटामिन बन के फिरती है। तो अगर हम ग्लूटामिन को निकाल दें तो हमारी 2 नाइट्रोजन से जान छूट जाएगी ना। तो हम उसको फिनाइल ब्यूटारेट देते हैं, वो फिनाइल एसीटेट बनता है, फिर फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन बन के एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी से। यूरिया ने भी एक्सक्रीट आउट होना था तो उसने 2 नाइट्रोजन ही लेके जाने थे ना, तो ये ग्लूटामिन 2 नाइट्रोजन लेगी है, मतलब हमारा पूरा हो गया, ठीक है? अब रहमान मुझे बता देंगे बात। मैं थोड़ा आप बैठ के बताओगे।